आज से 4 रोज पहले 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में बड़े ही अजीब मनाज़िर देखने को मिले और लाहौर हाई कोर्ट में चंद ब्रिगेडियर्स के साथ, सर्विंग ब्रिगेडियर्स के साथ मुलाकात हुई और वो लोग थे जिनकी बेगमात को पकड़ा हुआ था। अच्छा, इस सारे मामले का अगर आपने अहाता करना है या अंदाज़ा लगाना है, तो कल रात की खबर को देखिए और वो खबर है पेट्रोल की कीमत में ₹12 फ़ी लीटर कमी। अब आप ये कहेंगे, कहाँ ब्रिगेडियर्स, उनकी बेगमात, उन पर मुकदमात, उनकी ज़मानतें, सिविलियंस के ऊपर आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के साथ आपने पेट्रोल की कीमत में ₹12 कमी की बात कर दी है। 9 मई को जो कुछ होता है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से, उसमें सिर्फ लोकल हैंडलर्स ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल हैंडलर्स भी होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो अमरीकी साजिश पार्ट 2 है और ये साजिश अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अमरीका ने की है। अच्छा, इसके ऊपर हाफिज साहब शदीद सीख पाए। तो कल इजलास हुआ है, स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सब ने इस बात के ऊपर कंसेंसस डेवलप किया है कि आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी जाएगी। जितनी टॉलरेंस का मुजाहरा करना था हम लोगों ने कर लिया है, अब मजीद हमारे में तहमुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज से 4 रोज पहले 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, लाहौर हाई कोर्ट में बड़े ही अजीब मनाजिर देखने को मिले और लाहौर हाई कोर्ट में चंद ब्रिगेडियर्स के साथ, सर्विंग ब्रिगेडियर्स के साथ मुलाकात हुई और वो लोग थे जिनकी बेगमात को पकड़ा हुआ था, जिनकी बेगमात ज़ेर हिरासत थी और वो अपनी बेगमात की ज़मानत कराने आए हुए थे। छोड़िए, मैं राइट लेफ्ट हो जाऊँगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप खुद ही ज़रा डॉट्स कनेक्ट कीजिएगा। आज जब सिविलियंस के ऊपर मुकदमात के इंदराज की बात हो रही है और सिविलियंस के केसेस को फ़ौजी अदालतों में लगाने पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या फ़ौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है, ख़ास तौर पे जो कुछ 9 मई को हुआ है, उस पर जो लीगल फ्रेटर्निटी वो डिवाइडेड है। तो ऐसे ही मेरे ज़हन के अंदर आ गया कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो ब्रिगेडियर हज़रात हैं, यानी पाक फ़ौज के जो सर्विंग अफ़सरान हैं, उनकी बेगमात को पकड़ा हुआ था और उनकी बेगमात की ज़मानत नहीं हो रही थी। ज़मानत कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में वो बकलम खुद मौजूद थे कि बेगम साहिबा को वो यहाँ से वापस लेके जाएँ। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो फ़ौजियों की फ़ैमिलीज़ हैं, वो भी इस टाइम ज़ेर-ए-ताब हैं और जो सिविलियंस हैं, वो भी ज़ेर-ए-ताब हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? अच्छा, इस सारे मामले का अगर आपने अहाता करना है या अंदाज़ा लगाना है, तो कल रात की खबर को देखिए और वो खबर है पेट्रोल की कीमत में ₹12 फ़ी लीटर कमी। अब आप ये कहेंगे, कहाँ ब्रिगेडियर्स, उनकी बेगमात, उन पर मुकदमात, उनकी ज़मानतें, सिविलियंस के ऊपर आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के साथ आपने पेट्रोल की कीमत में ₹12 कमी की बात कर दी है। तो क्या बात कर रहे हैं? चलें मैं आपको सादा से अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। पेट्रोल की कीमत में ₹12 फ़ी लीटर, डीज़ल की कीमत में ₹30 फ़ी लीटर कमी एक ऐसे वक़्त में हुई है कि जिस वक़्त आईएमएफ हमें आँखें दिखा रहा है और आईएमएफ ये कह रहा है डू मोर, डू मोर, डू मोर। अभी अपने ब्रदरली कंट्रीज़ से जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, ज़रा उनसे और पैसे लें और पैसे लें और पैसे लें और यकीन दहानियाँ लें, तो आपको क्या मिलेगा? $1.2 बिलियन की ट्रांच। $1.2 बिलियन लेने के लिए वज़ीर आज़म के कहने की तरह हम तो नाक से लकीरें निकाल रहे हैं और बड़ा अरसा हो गया अब नाक से लकीरें निकालते-निकालते। ना आईएमएफ पैसे दे रहा है और ना ही अब हम आईएमएफ के पैसों के लिए जो है वो मज़ीद सख्त शराइत आयद करने के लिए तैयार हैं और हमने ये फैसला कर लिया है कि अब पॉपुलर डिसीजंस करने हैं। और आपको पता है कि पॉपुलर डिसीजंस कब होते हैं? जब हम ठान लेते हैं, जब फैसला कर लेते हैं कि अब आवाम से हमने वोट लेना है, तो फिर हम पॉपुलर डिसीजंस करने लगते हैं। हम कहते हैं जस्ट फॉरगेट अबाउट द इकोनॉमी। और ऐसे मौके पे जहाँ ब्लॉक पॉलिटिक्स हो रही है, ऑल्दो मेरा इसके ऊपर एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान बना हुआ है और पाकिस्तान ने फैसला किया कि उसने रशिया और चाइना के ब्लॉक में जाना है। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 30 अप्रैल को वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपा। यानी ये सारा मामला ज़रा 30 अप्रैल पे वापस आ जाए। 9 मई को जो कुछ हुआ, ज़रा पीछे आए 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर छपने वाले आर्टिकल में ये बताया गया कि पाकिस्तान का झुकाव अब रूस और चाइना की तरफ हो रहा है। और रूस और चाइना की तरफ ना सिर्फ ये बताया गया कि पाकिस्तान अपना झुकाव किए हुए, बल्कि ये बताया कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे क्या-क्या एहसानात किए हैं। यानी 2 चीज़ें पैरेलल हुई, एक पाकिस्तान की इंक्लिनेशन और दूसरा अमेरिका के एहसानात। अब अमेरिका बहादुर को ये एहसानात क्यों जताने पड़ रहे हैं या क्यों गिनवाने पड़ रहे हैं? वो इसलिए गिनवाने पड़ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भी देखो, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमने क्या-क्या किया ना तुम्हारे लिए, तुम ना कर पाए कुछ भी हमारे लिए, ये अमेरिका कह रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल में, यानी 30 अप्रैल को आर्टिकल छपता है और 30 अप्रैल को ही मुलाकातें होती, बड़ी-बड़ी मुलाकातें। जो जर्मन सफ़ीर हैं, वो इमरान खान से ज़मान पाक के अंदर मुलाकात करते हैं। जो डोनाल्ड ब्लूम हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफ़ीर हैं, वो फवाद चौधरी साहब की रिहाइशगाह पे उनसे मुलाकात करते हैं। जो ब्रेड शर्मन हैं, अमरीकी कांग्रेसमैन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वहाँ से ट्वीटें दागते हैं।
ज़िल्मे खलीलज़ाद साहब आपको पता है वही बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कर रही है। अब फवाद चौधरी साहब की रिहाइशगाह पे जो डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकात होती है, उस मुलाकात के अंदर वो हुकूमत के ज़राए से यानी अंदरूनी ज़राए से खबर लीक कर देते हैं और डोनाल्ड ब्लूम को ही बताते हैं कि देखो भाई रशिया और चाइना की तरफ ये जा रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो सीपैक भी बनेगा और अगर ऐसा हुआ तो फिर अमरीकी जो इंटरेस्ट है उनको बड़ा धचका पहुँचेगा, ठेस पहुँचेगी, आप लोगों के साथ ताल्लुकात के अंदर दरार आ जाएगी। अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आप इलेक्शंस करवाएँ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इक़्तिदार में लेके आएँ क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में आएगी तो हम जो कुछ आप कहेंगे, हम मान लेंगे, हम तो लेट भी जाएँगे। यानी एब्सोल्यूटली नॉट से एब्सोल्यूटली येस तक का सफ़र हम करने के लिए तैयार हैं। तैयार किया गया इन लोगों को और उसके बाद अमेरिका में जो लॉबिंग फ़र्म हायर की गई है, वो जो लॉबिस्ट हैं, वो भी अपना भरपूर काम कर रहे हैं और उसके बाद जो आईएमएफ है, वो भरपूर तरीके से एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर का रोल प्ले कर रहा है। आईएमएफ आँखें दिखा रहा है और पाकिस्तान को भी समझ आ गई है कि आईएमएफ ने अब 1.2 अरब डॉलर नहीं देने और हमने फाइनली रशिया और चाइना की तरफ खड़े होना है और उसी तनाज़ुर के अंदर ये फ़ैसला हुआ। अच्छा, वो डोनाल्ड ब्लूम के साथ जो खबर शेयर की फवाद चौधरी ने और जिस हुकूमती ज़रिए से की, वो जो सोर्स था, उस सोर्स को भी हुकूमत ने फ़ारिग कर दिया जिसने खबर लीक की थी। सिर्फ यही नहीं है, उसके बाद प्रेशर माउंट करने के लिए, जुडिशरी को इस्तेमाल करने के लिए साकिब निसार साहब ने ज़िल्मे खलीलज़ाद से बैक टू बैक 3 मुलाकातें की और यकीन दहानी कराई कि वो जुडिशरी को कायल करेंगे कि वो इमरान खान का साथ दे। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब चीन चले गए। अब सारे फ़साद की जड़ यहाँ से शुरू होती है कि हाफ़िज़ साहब चीन जाते हैं और चीन यानी होता ये है कि जो भी आर्मी चीफ होता है, रूट उसका ये होता है कि सऊदी अरब जाता है, सऊदी अरब के बाद अमेरिका जाता है। ये सऊदी अरब तो गए, लेकिन भाईजान उसके बाद चीन चले गए। इनके चीन जाने की वजह से इनको बहुत तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ना सिर्फ़ अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बल्कि विदिन दी जो एस्टैब्लिशमेंट है वहाँ पे भी, क्योंकि बहुत सारे अमरीकी हिमायत याफ्ता और अमरीकी फेवर्ड, अमरीकी बैकिंग के साथ काम करने वाले लोग इदारों के अंदर मौजूद हैं। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है और अल्टीमेटली पनपते, फलते-फूलते 9 मई आ जाता है और 9 मई को जो कुछ होता है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से, उसमें सिर्फ लोकल हैंडलर्स ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल हैंडलर्स भी होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये जो अमरीकी साजिश पार्ट 2 है और ये साजिश अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके अमरीका ने की है। अच्छा, इसके ऊपर हाफ़िज़ साहब शदीद सीखपा हैं और उनका सीखपा होना बनता भी है कि देखिए आपने क्या-क्या नहीं किया। आपने बुलवाइयों की तरह से हमले किए, आपने जो फ़ौजी जवान कर्नल शेर खान शहीद उनके मुजस्मे की बेहुरमती की और बहुत सारे मुजस्मे जो हैं आपने उनकी बेहुरमती की, बड़े-बड़े बुत जो हैं आपने गिराए और कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ। ये सब कुछ अब सामने आ गया है। उसके ऊपर अब जो कल इजलास हुआ है, स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें सब ने इस बात के ऊपर कंसेंसस डेवलप किया है कि आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दी जाएगी। जितनी टॉलरेंस का मुज़ाहिरा करना था हम लोगों ने कर लिया है, अब मज़ीद हमारे में तहम्मुल नहीं है। लेकिन साथ ही छोटा-सा करके ये भी लिखा हुआ है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए तमाम तर सियासी स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की ज़रूरत है, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करना चाहिए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज हो रहा है। कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास के अंदर सारे सर्विसेज चीफ्स होते हैं, आर्मी चीफ हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं और साथ में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास होगा और इसमें जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी एतमाद में लेकर आगे बढ़ा जाएगा। चीन भी कह रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। अमेरिका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर पे अपने शफ़क़त भरा हाथ रखना चाहता है। आर्मी भी कह रही है मुज़ाकरात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो भी चाहते हैं। साथ ही जुडिशरी भी कह रही है मुज़ाकरात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनको भी चाहिए है। अब इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तो लाना है, इलेक्शंस की तरफ अल्टीमेटली बढ़ना है। इस पे चीफ साहब ने कल यकीन दहानी भी कराई है अपनी मिलिट्री लीडरशिप को भी, जिसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है। लेकिन उसके साथ-साथ जो फ़साद है, उसको भी जड़ से उखाड़ फेंकना है। ये जो ऑपरेशन समझ लीजिए रद्दुल इमरान है, ये भी साथ-साथ पैरेलल जारी रखने पर इत्तफ़ाक हुआ है कि दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, इनको निशान-ए-इबरत बनाया जाए, इनकी क़यादत को पकड़-धकड़ की जाए और उसके बाद इमरान खान को पॉलिटिकली काइंड ऑफ एलिमिनेशन के मैं हक़ में नहीं हूँ, लेकिन इमरान खान को दीवार से लगाना मकसूद है, जिसके बाद ही इलेक्शंस में जाया जा सकता है। तो इस वक़्त जो तमाम तर मंज़रनामा दिखाई दे रहा है, एक तरफ हुकूमत है, वो माशी महाज़ के ऊपर अब रास्ता बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, पॉपुलर डिसीजंस लेना शुरू कर दिए। वो मुल्क में के हक़ में है या नहीं है, लेकिन अवाम को रिलीफ़ देना मकसूद है। अल्टीमेटली अवाम के लिए अच्छे दिन होंगे, आने वाली हुकूमतों के बेशक बुरे दिन हों, लेकिन हुकूमत ने डिसाइड कर लिया है कि अल्टीमेटली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सारे कह रहे हैं कि इलेक्शंस में जाना है, तो इलेक्शंस के लिए अब हमें तैयारी करनी पड़ेगी। नैरेटिव बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है।
और दूसरी तरफ जो इस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है वो इस हद तक सेम पेज पे आ गए हैं कि इमरान खान नामी जो प्रोजेक्ट जिसको लॉन्च किया गया था, अब उसको रिवर्स गियर लगाना है, पकड़ धकड़ होनी है, इंतकामी कार्रवाइयाँ होनी है। अब ये जो आर्मी एक्ट है या फौजी अदालतें हैं, प्रैक्टिकली तो आप देखिए कि फौजी अदालतें फ़ाल हो रही हैं। मैं कोई इसका हामी नहीं हूँ कि फौजी अदालतें शुरू हों और मुल्क के अंदर एक मार्शल लॉ सी की कैफियत बन जाए, इमरजेंसी भी लग जाए, लोगों के ट्रायल सिविलियंस को उठा के आप फौजी अदालतों के अंदर पेश करें। इस पे जो लीगल फ्रेटर्निटी है, उसके जो ओपिनियन है वो डिवाइडेड है। कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात का इंदराज हो सकता है। कुछ लीगल माइंड्स ये कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे का इंदराज सिर्फ़ उसी वक़्त हो सकता है कि जब किसी सिविलियन ने फ़ौजी के साथ मिलके कोई कार्रवाई डाली हो। और ऐसे में ये जो फ़ौजी अदालतों को फ़ाल करने की बात हो रही है, पैरेलल एक जुडिशियल सिस्टम है। यानी अदालतें अगर सहूलतकारी कर रही हैं, ज़मानतें दे रही हैं, तो ये ट्रायल उठा के स्पेशल कोर्ट्स के अंदर या फ़ौजी कोर्ट्स के अंदर किया जाए और अल्टीमेटली लोगों को निशाने पर बनाया जाए। खबरें ये हैं, ज़रा ये बता रहे हैं कि अभी भी, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कुछ सर्विंग ब्रिगेडियर्स की फैमिलीज़ यानी उनकी बीवियाँ अंदर थी, तो पैरेलल इस वक्त फ़ौज के अंदर भी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट मार्शल हो रहे हैं। ये अब बावसूख अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि अंदर भी कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, फ़ौजी एक्ट के तहत, आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ हो रही हैं और अब वही कार्रवाइयाँ, उन्हीं का तसलसल आपको फ़ौज से बाहर भी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस कदर गम गुस्सा है अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इमरान खान साहब ने जैसे रिएक्ट किया है, वो इस तमाम तर मामले को खुद एजेंसियों के ऊपर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमारे लोग नहीं थे और ये तो एजेंसियों ने कराया है। अब जितना मर्ज़ी आप अपने आप को डिटैच करने की, डिस्टेंस करने की कोशिश करें, लेकिन आप कोर्ट के अंदर खुद कह चुके हैं कि अगर मुझे आप गिरफ्तार करेंगे तो फिर ऐसा ही रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो खुद आपने कह दिया है, ऑलरेडी इंडोर्स किया है कि ये मुझे गिरफ्तारी के बाद ये रिएक्शन आएगा। तो इस रिएक्शन के लिए आपने पब्लिक को तैयार भी किया था। अब बड़ा मुश्किल है कि आप अपने आप को इससे डिस्टेंस करें और ख़ास तौर पे आज कोर्ट से एक और भी जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन आई कि कल पीडीएम के लोग बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने गुड टू सी यू का जो जुमला है उसको खासी तनकीद का निशाना बनाया और उस पे चीफ जस्टिस ने आज क्लैरिफिकेशन दी है जी कि मेरे सामने तो जो भी आता है मैं उसको गुड टू सी यू कहता हूँ। और आज जब उन्होंने नैब तरामीम केस की समाअत का इख्तिताम किया है तो उसमें थैंक यू जेंटलमैन, गुड टू सी यू के रिमार्क्स फिर दिए हैं। तो मैं कहता हूँ कि जब प्रेशर डाला जाता है तो इदारे प्रेशर महसूस भी करते हैं और फिर इदारों को वजाहतें देनी भी पड़ती हैं। तो यही कुछ देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।